नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल यादव गुरुग्राम से। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही विशेष दिन भी है और विशेष शख्सियत भी हमारे साथ आज उपस्थित हैं। विशेष दिन तो आप जानते हैं कि आज दुर्गाष्टमी है। माते के नवरात्रे पहले से चल रहे हैं काफ़ी दिन से, और बहुत बड़ा त्यौहार है दुर्गाष्टमी। माँ विराजी हुई है और आज हमारे साथ जो शख्सियत आने वाली हैं, आप सभी लोग उनसे भली भांति परिचित हैं। बहुत ज़्यादा परिचय मुझे देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन कुछ औपचारिकताएं हैं जो मुझे ज़रूर पूरी करनी होंगी। तो आप जैसे जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम का जब आगाज़ करते हैं हम लोग, तो माँ वाणी का आगाज़ तो करते ही हैं। तो माँ वाणी के चरणों में एक माया अर्पित करता हूँ, उसके बाद अपने विशेष मेहमान को भी बुलाएंगे। माँ तेरा वंदन है, माँ तेरा वंदन है, चरणों में तेरे मेरा अभिनंदन है, चरणों में तेरे मेरा अभिनंदन है। और कवि के लिए शब्द क्या होते हैं वो मैं बताना चाहूँगा कि शब्द कवि के अस्त्र शस्त्र हैं, शब्द कवि की वाणी है। शब्द कवि के अस्त्र शस्त्र हैं, शब्द कवि की वाणी है। और शब्द शारदे माँ का वंदन, शब्द ही वीणा पाणी है। और शब्द बिन है कवि अधूरे, शब्द लेखनी धार सके। शब्द बिन है कवि अधूरे, शब्द लेखनी धार सके। शब्द कवि की स्वर साधना, शब्द ही भोजन पानी है। शब्द कवि की स्वर साधना, शब्द ही भोजन पानी है। तो मैं समझता हूँ कि माँ शारदे का भी आगाज हो गया मेरी इन पंक्तियों से। और माँ शारदे को मैंने एक माइये के द्वारा भी मैंने बुलाने का प्रयास किया। तो माँ शारदे विराज चुकी है और आप जिस पल का इंतजार कर रहे हैं, मैं बता दूं, आज हमारे साथ बहुत बड़ी शख्सियत हिंदी साहित्य जगत की, जिनको प्रज्ञान पुरुष के नाम से साहित्य जगत में जाना जाता है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पंडित सुरेश नीरव जी, बड़े आदर सम्मान के साथ मैं आपको मंच पर बुला रहा हूं। पंडित सुरेश नीरव जी। नमस्कार राजपाल यादव जी, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूं और बहुत अच्छा लग रहा है कि देवशील मेमोरियल के इस प्रतिष्ठित मंच पर आज मैं कुछ बातचीत करूंगा आप लोगों से। जितने लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं उन सबको भी दुर्गाष्टमी की मंगल कामनाएं देता हूं। कल दशहरा है, उसकी पूर्व संध्या पर, परसों है उसकी भी पूर्व संध्या पर मैं सबको बधाइयां देता हूँ। जी सर, बहुत शुभ दिन है, बहुत शुभ दिन है। और मैं देखिएगा, मैंने कहा भी था कि मैं गांव में आया हुआ था और आज मेरे को गुरुग्राम में होना चाहिए था। मैंने कहा भी था कि मैं लौट जाऊंगा, लेकिन इतना अर्जेंट, इतना अत्यावश्यक कार्य आया कि मैं 6 बजे तक बहुत व्यस्त रहा। कल सुबह 5 बजे मैं निकलूंगा। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, गांव हाईटेक हो गए हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। और मैं बड़े आदर सम्मान के साथ एक बार पुनः आपका सादर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं देवशील मेमोरियल की तरफ से। और हमारे जितने भी मित्र आज जुड़े हुए हैं, आपको देखने के लिए तो मित्रों की बाढ़ आ जाती है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार, क्योंकि मैं थोड़ा गांव में था तो बहुत प्रचार प्रसार करने का मुझे अवसर भी नहीं मिला। लेकिन जो मित्र आपके साथ में जो आत्मीयता है लोगों की, उसके लिए हमको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सर, मैं आपको तो आज सुनेंगे, लेकिन एक जब दुर्गा अष्टमी आज है और माँ विराज चुकी है, तो कुछ पंक्तियां मैं आपका परिचय देने के पहले माँ दुर्गा का भी आह्वान करना चाहूंगा। और मैं कहता हूं, सुनिएगा। करमाते को याद जगीरा, पूर्ण होंगे काज जगीरा। करमाते को याद जगीरा,
पूर्ण होंगे काज जगीरा। 9 अवतारों वाली माता दर्शन देगी आज जगीरा। 9 अवतारों वाली माता दर्शन देगी आज जगीरा। चंद्र घटा का त्यानी बनकर देंगी वो आवाज जगीरा। चंद्र घंटा का त्यानी बनकर देंगी वो आवाज जगीरा। सिंह वाहिनी दुष्ट विनाशनी घर घर रही विराज जगीरा। सिंह वाहिनी दुष्ट विनाशनी घर घर रही विराज जगीरा। माँ के दर्शन करके भक्तों, माँ के दर्शन करके भक्तों लेना आशीर्वाद जगीरा। तभी रहोगे सदा सुखी तुम और यहाँ आबाद जगीरा। तभी रहोगे सदा सुखी तुम और यहाँ आबाद जगीरा। तो साथियों, मेरे साथ हिंदी साहित्य जगत के पुरोधा, बहुत बड़े गुणवान विद्वान और प्रज्ञान पुरुष के नाम से प्रख्यात आदरणीय पंडित सुरेश नीरव जी आज हम लोगों के साथ में हैं और आज कुछ सवाल करेंगे। कुछ सवाल होंगे, कुछ जवाब होंगे, कुछ इनके गीत गजल भी हम सुनेंगे। और इसके साथ ही सबसे पहले मैं थोड़ा सा परिचय, साथियों मुझे नहीं लगता कि पंडित सुरेश नीरव जी का परिचय किसी को भी देने की आवश्यकता है, लेकिन कुछ औपचारिकताएं होती हैं। मुझे लगता है वो समय आप मुझे देंगे और मैं थोड़ा सा बता दूं, लेकिन जो भी परिचय मैं दे रहा हूं बहुत कम है, आप ये मान के चलिए बहुत कम है। मैंने कुछ चीज़ें लेने का प्रयास किया है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ, अवतरण हुआ, कुछ भी कहिए, और विज्ञान के आप विद्यार्थी रहे, किंतु विज्ञान के विद्यार्थी होने के बावजूद भी छात्र जीवन से आप कविता से जुड़े रहे। ये बहुत बड़ी विशेषता है कि एक कवि के अंदर कवि जो अंदर में विराजमान रहता है, वही चाहे वो विज्ञान का विद्यार्थी हो, चाहे वो डॉक्टरेट ये MBBS का चिकित्सा विज्ञान का हो, लेकिन वो कवि हृदय कभी न कभी निखर के सामने आता है। और इसी अनुराग के चलते आप ग्वालियर से दिल्ली पहुंच गए। जो कविताओं का अनुराग था आपके अंदर, जो कविताएं पल रही थी, बढ़ रही थी और हिलोरे मार रही थी, बाहर आने के लिए आप दिल्ली आ गए और 3 दशक तक हिंदुस्तान टाइम्स की मासिक पत्रिका, सभी लोग जानते हैं कादम्बनी का नाम, तो आज की जनरेशन के कुछ बेशक नहीं जानते होंगे, लेकिन घूम फिर करके वो भी जानते हैं कि कादम्बनी पत्रिका उस समय में कितनी प्रसिद्ध थी, कितनी चर्चित थी। उसके संपादन मंडल में आप रहे और 26 से अधिक देशों की आपने विदेश यात्राएं करी, हिंदी का प्रतिनिधित्व किया विदेशों में, तो एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और आपके जो 7 टीवी सीरियल्स और 22 पुस्तकें आपके रिकॉर्ड में दर्ज हैं। साथियों, आप देख रहे हैं टीवी सीरियल्स में भी आपने उनके धारावाहिक लिखे हैं। उसके बाद में गीत, गजल और व्यंग और इनकी तो बारी बार है। और संक्षेप में मैं बता दूं, भारत के 2 राष्ट्रपतियों से आपको सम्मान प्राप्त हुआ है और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भी आपको मीडिया इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। और थोड़ा सा और बता दूं, कुछ सुलभ साहित्य अकादमी के 5 लखी पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया है। सुलभ श्रेष्ठ साहित्यकार सम्मान सभी लोग जानते हैं। और कृतियां, जो आपकी कुछ मुख्य कृतियां मैं गिनाना चाहूंगा कि समय सापेक्ष हूं मैं, घोर के लिए शब्द नहीं है हम, सद्भाव, ये सभी कविता संग्रह। और इसके बाद तथागत आपका बहुत ही चर्चित, बहुत ही प्रसिद्ध गीत संग्रह है। और मजा मिलेनियम आपका हास्य गजल संग्रह है। आप देखिए गजल में भी हास्य होने लगा है। तो ये हमारे आदरणीय पंडित सुरेश नीरव जी ही कर सकते हैं। जबकि गजलों को तो लोग प्रेमी प्रेमिका की गजलें कहते हैं कि वो प्रेम से शुरू होती हैं और प्रेम पर खत्म होती हैं। और दरीचे आपका जो गजल एक संग्रह है, दरीचे बहुत चर्चा में है आजकल, काफी चर्चा में है दरीचे गजल संग्रह आपका।
और जहान है मुझ में, ये भी आपका गजल संग्रह है। पोएट्री ऑफ दी सुरेश नीरव। और व्यंग्य संग्रह में तो आपका कहना ही क्या, मैं आपके व्यंग्य संग्रह पढ़ भी रहा था, तो और अभी पेपरों में भी, आपको समाचार पत्रों में भी रोज देखने को मिल रहे होंगे। टोपी बहादुर आपका बहुत चर्चित गजल संग्रह है, सॉरी व्यंग्य संग्रह है। नेताजी नरक में, ये भी बहुत चर्चित आपका व्यंग्य संग्रह रहा है। पलटी मार, ये सब आपके व्यंग्य संग्रह है। और विश्व धर्म संसद पुरस्कार आपको नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा मिला है। भारतीय संस्कृति अवार्ड आपको इजिप्ट के राजदूत के द्वारा मिला है। और धनवंतरी जो पुरस्कार है वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री द्वारा मिला है। मुझे लगता है कि ये हम लोग देखते सुनते हैं पंडित जी को बराबर, लेकिन ये इतनी जो उपलब्धियां हैं वो बहुत जल्दी, मैं भी बहुत पटलों से जुड़ता हूँ, सामने नहीं आती। तो मैं आज अपने दर्शकों को बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और अट्टहास पुरस्कार आपको प्राप्त किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा आपको दिया गया है। भवन भारती पुरस्कार आपको भारतीय विद्या भवन द्वारा दिया गया। और इसके अलावा दूरदर्शन, आकाशवाणी, सब टीवी, सोनी टीवी, साधना चैनल, सुदर्शन न्यूज, सहारा टीवी, BBC, अब मैं क्या क्या गिनाऊं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने फ्रांस की यात्रा करी है, मॉरिशस की यात्रा करी है, सिंगापुर की यात्रा करी है, इंडोनेशिया की यात्रा करी है, आपने दुबई, बहरीन और इटली, मिस्र, ये डेनमार्क, ये इतने देशों की, और 26 देशों में तो ये नहीं, ये तो कम ही देश मैंने गिनाए। तो इतनी यात्राएं आप कर चुके हैं। तो ये एक छोटा सा परिचय संक्षिप्त में मैंने आज के प्रज्ञान पुरस्कार देने का छोटा सा प्रयास किया है। और अब वो सुन ही रहे हैं, वो बोल रहे होंगे कि राजपाल तो खाली बोले ही जा रहा है। मैं अपने दर्शकों के लिए मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ एक इनके व्यंग्य की, आपको परख हो जाएगी कि क्या दिखते हैं पंडित सुरेश नीरव जी। उसके बाद तो अपने सुनाएंगे ही सुनाएंगे, गौर कीजिएगा। देख रहा हूँ बैठे ठाले, ये मौसम के रंग निराले। देख रहा हूँ बैठे ठाले, ये मौसम के रंग निराले। हिंसा से इंसाने डर कर अपने घर में कुत्ते पाले। मैं आऊंगा इस प्रश्न के ऊपर में भी, ये आपका एक व्यंग्य संग्रह में है, उसके बारे में भी कुछ पूछने का प्रयास करूंगा कि हिंसा से इंसाने डर कर अपने घर में कुत्ते पाले। घूम रहे कुत्ते कारों में अपनी लंबी जीभ निकाले। इंसानों ने पैदल चलकर खूब किए पैरों में छाले। इंसानों ने पैदल चलकर खूब किए पैरों में छाले। और जब इंसानों के पैरों में छाले पड़ते हैं तो कुत्ते कारों में घूमते हुए नजर आते हैं। तो ये विडंबना है, आज की हमारी संस्कृति है, चाहे कुछ भी कहिए इसको, अमीरी संस्कृति है या जो भी संस्कृति है। तो पंडित जी, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, आपकी इस काव्य साधना को प्रणाम करता हूँ। और बस एक छोटे से प्रश्न के ऊपर में मैं आता हूँ कि जो ये आपकी सफलता का जो ये साहित्य साधना और ये जो आपकी सफलता का जो राज है, और अखिल भारतीय साहित्य संस्कृति समन्वय समिति, ग्लोबल 4 हम इसको बोलते हैं, ये एक पटल बहुत आभासी दुनिया में पिछले 2 साल से ज़्यादा हो गया, ये आभासी दुनिया में छाया हुआ है। और इस पटल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय सर्वभाषा समन्वय समिति, इसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि ये 888 दिन से निर्बाध गति से चल रहा है ये पटल, 11,500 सदस्य हैं इसके, और कितने लाखों कमेंट हैं, लाइक्स हैं। तो इस सफलता का राज आप किसको देना चाहेंगे, और इस सफलता का के पीछे क्या रहस्य है, मैं बस आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ जी। धन्यवाद राजपाल जी। सबसे पहले तो मैं, बहुत सारे मेरे मित्र मुझे दिखाई दे रहे हैं जो लगातार नमस्कार कर रहे हैं। आदरणीय अन्नदा पाटनी जी जुड़ गई हैं,
जी मैं आशुतोष बोलूंगा, मुझे याद है और मैं नोट भी कर लेता हूँ। चंचल आशुतोष शर्मा जी और आशुतोष जी मुझसे हमारे जुड़े साथ हुए जुड़े हुए हैं लंदन नंदा से। पाटनी जी और विकास मिश्रा जी हैं, उमंग सरीन जी हैं, शिल्पा जी जी हैं, अलका शर्मा जी हैं, हीरो वाधवानी जी हैं, हमारी सोनिया अक्स जुड़ी हुई हैं, जी राजेश प्रभाकर जी हैं, विजय प्रशांत हैं, मृत्युंजय श्रीवास्तव हैं, सैयद इकबाल खुशनाम जी हैं, चंचल शर्मा जी हैं और राजेश प्रभाकर और गुरदीन वर्मा जी। वाधवानी जी नमस्कार। आपने प्रश्न किया है कि आपने जो ये पटल चलाया तो इसका 8 प्लेटिनम जुबली, 11,500 सदस्य, 23 लाख लाइक्स, 888 दिन निर्बाध गति से जो आपका काव्य पाठ जारी है इस अखिल भारतीय सर्वभाषा सर्व संस्कृति समन्वय समिति पर, उसकी सफलता का राज क्या है? मैं यह आप हमारे सब दर्शकों को भी बताइए और ये हम जानना चाह रहे हैं। देखिए, मेरे अपने सोचने के ढंग कुछ अलग है और जी सफलता और असफलता तो क्या होता है कि अगर हम कोई टारगेट फिक्स करके कार्यक्रम करते हैं और ये जी मालूम पड़ जाता है कि हमने ये टारगेट अचीव कर लिया तो हम कहते हैं हम सफल हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमने जो ये कार्यक्रम या ये जो पटल चलाया है इसके पीछे कोई ऐसा टारगेट फिक्स नहीं है, इसलिए अभी तो हमारी यात्राएं हैं और जब यात्रा ही चल रही हो तो यात्रा के बीच हम क्या कहें कि हम सफल हैं या असफल हैं, क्योंकि ये तो अनंत की यात्रा है। और आप ये जानिए कि हम तो केवल एक कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ गए। हम तो अकेले थे, लेकिन जब लोगों ने हमारा साथ दिया, मोरल सपोर्ट किया, तो आज जो सफलता है, तो पहली बात तो ये है कि आपने पूछा इसकी सफलता का श्रेय किसे है, तो मैं अपने आप को इसका श्रेय या हकदार नहीं मानता। ये श्रेय एक सामूहिक प्रयास, सामूहिक उपलब्धि है। जितने भी लोग हमारे साथ निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं, आप ये देखिए कि हमारे जैसे अन्नदा पाटनी जी हैं और तमाम सारे साथी हैं जो जिस दिन से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, चाहे वो उमंग सरीन जी हो या विजय प्रशांत जी हो, सोनिया अक्स जी हो, वो पहले दिन से ही लगातार जुड़े हैं और लगातार बेनागायक उन्होंने उसे अपनी इबादत, अपनी पूजा माना हुआ है और वो जुड़ते हैं। तो ये इस पटल की खूबसूरती है और उसमें उनको शायद अच्छा लगता होगा, तो इसलिए इस पटल की वो बढ़ गई और उसकी कंटिन्यूटी भी इसलिए है कि लगातार लोग आते हैं। हमने कुछ अनुष्ठान किया है शब्दों का, उसकी एक अखंड ज्योति है जो जल रही है और जब तक ईश्वर चाहेगा तब तक जलती रहेगी। और मैं तो इसके पीछे सिर्फ माध्यम हूँ और माध्यम कभी सफल या असफल नहीं होता, उसे संचालित करने वाला सफल होता है और इसे संचालित करने वाला तो ऊपर बैठा ईश्वर है, वो करा रहा है, हम तो कर रहे हैं, हम तो कठपुतली है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं केवल कोशिश करने वाला एक व्यक्ति हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मेरी इस कोशिश में शामिल हैं। शायद मैं आपके प्रश्न का जवाब दे पाया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जानता ही था और क्योंकि मैं तो अखिल भारतीय सर्वभाषा सर्वमय समन्वय समिति का जो बराबर दर्शक रहा हूँ और जो आप और मधु दीदी जो प्रयास करते हैं और जिस शिद्दत से अपने सभी मित्रों को, अपने सभी दर्शकों को आप अभिवादन करते हैं, आपस में लोग एक दूसरे को की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, तो ये एक अलग ही बाकी आभासी पटल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो चीज़ मैंने देखा बिल्कुल एक अलग है। और सबसे बड़ी बात कि आप इसका श्रेय अपने जितने भी दर्शक हैं उनको ही देते हैं, जितने मित्र रचनाकार मित्र हैं उन्हीं को आप श्रेय देते हैं, कभी आप अपने से उसका श्रेय लेने का प्रयास नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं और कहता हूं कि आपने हमारा आग्रह स्वीकारा, मन खुशियों से हुआ भारी। आपने हमारा आग्रह स्वीकारा, मन खुशियों से हुआ भारी, सच्चे मन से दी थी आवाज, इसलिए कबूल हुई प्रार्थना हमारी, इसलिए कबूल हुई प्रार्थना हमारी। बहुत कम समय में आपने, ये नहीं है कि मैंने 1 महीना पहले आपको बोल के रखा हो, मैं बहुत कम समय में आपने समय दे दिया मुझे कि नहीं, आपने कहा है तो हम आएंगे पटल पर। ये हमारे लिए और देवशील के लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। और एक प्रश्न मैं और करना चाहूँगा इसके पहले, इसके आगे कि हम थोड़ा सा कुछ सरप्राइज देने का प्रयास करें। तो मैं ये प्रश्न मेरा जो है वो ये है कि
ये टीवी सीरियल्स की 7 टीवी सीरियल्स में आपने उनको उनके धारावाहिक लिखे और उनकी जो चर्चा आई, तो उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, कुछ प्रकाश डालिए जो टीवी सीरियल्स के लिए तो आपने काम किया। जिस दौर में हमने ये सीरियल वगैरह बनाए, उस वक्त हिंदुस्तान में केवल एक ही दूरदर्शन केवल हुआ करता था और कोई चैनल वगैरह तो होते नहीं थे। और उसके जो कार्यक्रम बनाने के लिए बड़े बड़े साहित्यकारों को उसमें लिया जाता था कि मान लीजिए उसमें मनोहर श्याम जोशी को लिया तो उन्होंने बुनियाद और हम लोग लिखी, या राय मासूम रजा को लिया तो उन्होंने महाभारत लिखी। तो सीरियल जो बने, तो उस दौर में हम भी चूंकि हिंदुस्तान टाइम्स के कादम्बनी से जुड़े हुए थे, तो हमसे भी दूरदर्शन के लोगों ने संपर्क किया और कहा आप भी हमारे लिए कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। तो पहला तो जिस दौर में हमारा वो था, इस देश में कंप्यूटर आ रहा था और कंप्यूटर के बारे में बड़े लोगों के मन में गलतफहमियां थी कि ये कंप्यूटर आएगा तो इस गरीब देश में इसका क्या होगा। जो इसे लाना चाहते थे उसे कंप्यूटर बॉय कहा गया, उसकी मजाक उड़ाई गई। लेकिन धीरे धीरे आज देखा कि कंप्यूटर हमारी जिंदगी का एक अंग बन गया है। तो कंप्यूटर है क्या, तो इस विषय पर चाहिए थी कि उनको सामग्री, और वो भी विद ह्यूमर चाहिए थी, कंप्यूटर की नॉलेज विद ह्यूमर। तो हमने सबसे पहले कंप्यूटर मैन करके एक स्क्रिप्ट लिखी और वो दी, तो बहुत पसंद आई भारत सरकार को और उन्होंने उससे कमीशन्ड कार्यक्रम मतलब स्वयं उसका खर्चा उठाया और बनाया और वो बहुत पसंद किया। तो जब एक लॉन्च मिल गया, एक ब्रेक मिल गया, लोगों को लगा कि ये कुछ नई ढंग से बात कहते हैं, नई चीज लाते हैं, तो फिर उसके बाद और भी तमाम सीरियल वगैरह मिलते रहे। हमने जो प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर अपने आया दिशाभूत, या हमारा चूंकि क्रांतिकारियों से बहुत रुझान रहा है, हमने क्रांतिकारियों पर विशेषांक निकाले हैं। तो सरफरोशी की तमन्ना हमने राम प्रसाद बिस्मिल जी के ऊपर पूरा वो बनाया। इस तरह फिर लंबा सिलसिला है, 6-7 सीरियल बनाए जिसमें कहीं ह्यूमर था, कहीं उसमें कहीं पटकथा के साथ साथ अभिनय करने का भी हमको मौका मिला, वो भी उसमें किया। जी। तो एक संक्षिप्त सी यात्रा है और भविष्य में भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, चाहे वो सब टीवी हो, चाहे जी टीवी हो। जी टीवी का पहला कवि सम्मेलन हमने किया था, हमने प्रथम हमारे द्वारा हुआ। उसके बाद जो है एनडीटीवी पर और तमाम सारे चैनल पर हमने कवि सम्मेलनों का वो किया और एक मार्केट दी कि कवि सम्मेलन हो सकते हैं। आज वो कवि सम्मेलन बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा कि हमारे मित्र शेमारू टीवी पर एक पूरा सीरियल चला रहे हैं, उसमें भी हमको रखा, हमारे 3 सीरियल आए। तो ये है कि एक्सेप्टेबिलिटी है, अगर आपको कोई पसंद करता है तो आपको मार्केट में बुलाया जाएगा और अगर आप उसकी मनपसंद बात करेंगे तो बुलाया जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और शायद यही कारण रहा, नहीं तो हमसे भी बहुत ज्यादा विद्वान और योग्य लोग हैं। लेकिन होता क्या है कि समय सापेक्ष संवेदनाओं से जो लैस होता है रचनाकार, उसको उसकी स्वीकार्यता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है और यही शायद मेरे साथ भी रहा। और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कम से कम दर्शकों को पता लगा आज काफ़ी दिन के बाद में कि किस प्रकार से टीवी सीरियल्स तक आप पहुँचे और आपने अपना वहाँ भी झंडा गाड़ा। तो हम कितने बड़े बड़े दर्शक आपके प्रबुद्ध दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। आपने तो नाम सबसे पहले ही ले दिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि विजय प्रशांत जी जुड़े हैं, राजेश प्रभाकर जी जुड़े हैं, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, सोनिया सोनम अक्स जी जुड़ी हुई हैं पानीपत से, और अलका शर्मा जी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में, भाई दर्शन बेजार जी जुड़े हुए हैं, चंचल शर्मा जी जुड़े हुए हैं शुरू से ही, और कृष्णदेव यादव जी धनबाद से जुड़े हुए हैं, और गुरुदीन वर्मा जी बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं राजस्थान से, वो जुड़े हुए हैं। भाई यशपाल शर्मा विज्ञान कवि के नाम से विख्यात हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंबर खरबंदा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में,
और रिंकू दुबे वैष्णवी धनबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिल्पा वर्मा जी जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और भाई अनीस अहमद जी दोहा से कतर, दोहा कतर से जुड़े हुए हैं, गल्फ ये कंट्री से जुड़े हुए हैं, अरब से। तो केपी चौहान जी जुड़े हुए हैं। तो इतने नाम तो मैंने देखे, अगर किसी का नाम छूट गया होगा तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि जो पटल पे मुझे दिखाई दे रहे हैं मैंने बोल दिया, लेकिन इसको ये मत समझिएगा किसी का नाम छूट गया मुझसे, तो मैं क्षमा चाहूँगा। कृष्णदेव यादव जी जुड़े हुए हैं, यादव जी, कृष्णदेव यादव जुड़े हैं। जी जी, कृष्णदेव यादव जी धनबाद से जुड़े हुए हैं। विजय प्रशांत जी को देख रहा हूँ। तो ये है, लेकिन अभी इस यात्रा को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो एक छोटा सा सरप्राइज मैं देने का प्रयास करूंगा और रश्मि जी से आग्रह करूंगा कि एक वीडियो हमारे सामने प्रस्तुत करें। रश्मि जी। नमस्कार, रश्मि जी थोड़ा सा। मैं कोलकाता से सुरेश चौधरी। हमारे पंडित सुरेश नीरव को प्रज्ञान पुरुष यूं ही संबोधित नहीं किया जाता। प्रज्ञान का शाब्दिक अर्थ है अभूतपूर्व प्रतिभा। साहित्य की सेवा में निष्ठ अपने जीवन के महत्वपूर्ण 50 वर्ष इन्होंने साहित्य को दिए हैं। 30 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया है और 30 से ही अधिक देशों की इन्होंने यात्रा कर साहित्य की ध्वजा फहराई है। मित्रों के मित्र हैं। इन्होंने अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के ध्वज तले कोरोना काल में अवसाद से बचने के लिए दैनिक साहित्यिक कार्यक्रम का प्रारंभ किया, जो निरंतर 900 दिनों से अधिक गतिशील है और आज भी निरंतर चल रहा है। मैं उनको दीर्घायु होने की कामना करता हूँ इन शब्दों के साथ। तेज तेजेश्वर साहित्य प्रगल्भ कला अधिष्ठाता, प्रमुख चरित्र मित्र पावस पवित्र चेतस भावित्र भ्राता, तेजमय इंद्र कथा सागर व्यक्तित्व आनंद भ्राता, गर्वित मित्र तुझ पर यह जीवन आप हो शुभदाता, आप हो शुभदाता। जी, तो आपने देखा, आपने सुना, और मैं पंडित जी के मुखारबिन से ही सुनना चाहूंगा कि क्या कहना है। कलकत्ता से सुरेश चौधरी साहब को आपने अभी सुना। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं पंडित जी? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन वो आपका प्रश्न नहीं सुन पाया। थोड़ा दोबारा कहें। क्या आपने क्या कहा? मैं प्रश्न मैं यही कर रहा था, जो अभी आपने एक वीडियो रिकॉर्डिंग आपने देखी और मैंने तो बढ़िया से सुना सारा, और पता नहीं आपसे तक पूरा पहुंच पाया कि नहीं पाया। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस व्यक्तित्व ने, मैं उन्हें पहली बात तो ये है कि व्यक्ति नहीं मानता। जो सुरेश चौधरी है वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्तित्व है। क्योंकि वो अपने आप में एक बड़े मूर्धन्य साहित्यकार हैं और जिस लगन से, जिस समर्पण भाव से, जिस निष्ठा से वो अहिर्निश साहित्य की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे साहित्य मनीषी द्वारा मेरे लिए कुछ कहा जाला, मेरे लिए तो ये समझिए कि पद्मश्री और नोबेल अवार्ड से ज्यादा है। क्योंकि मैं उनकी रचनात्मक ईमानदारी को मानता हूँ और उनको बहुत सम्मान देता हूँ। उन्होंने मेरे बारे में सार्वजनिक रूप से आकर जो कुछ कहा है, तो मेरे साथ मैं केवल यही कह सकता हूँ कि मेरे पास कृतज्ञता ज्ञापन के लिए कोई शब्द नहीं है। और बुद्ध ने कहा है कि जब बहुत कुछ बोलना होता है तो शब्द बेमानी हो जाते हैं और मौन बोलता है। तो मैं अपने मौन को उन तक पहुंचा रहा हूँ, वो मेरे मौन को स्वीकार करें। उसमें बहुत सारी अनुभूतियां हैं, बहुत सारी अभिव्यक्तियां। मैं यही कहना चाहूँगा। जी 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 जी, बहुत बहुत आभार। और सुरेश चौधरी साहब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय दिया और अपना सम्मान, अपने उद्गार व्यक्त किया, अपना सम्मान प्रदर्शित किया। और एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये आप ही की, क्योंकि मुझे तो आपके व्यंग में पढ़ता भी रहता हूँ, पेपरों में भी आते हैं, फेसबुक पे भी आते रहते हैं। तो आज़ादी के पूर्व राय बहादुरों का देश रहा इंडिया, आज़ादी के बाद टोपी बहादुर कैसे हो गया?
तो ये हम जानना चाहते हैं, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आज़ादी के पूर्व राय बहादुरों का देश रहा इंडिया, आज़ादी के बाद टोपी बहादुर कैसे हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो अनीस भाई कह रहे हैं, बहुत शानदार महफिल चल रही है, शानदार संचालन। पहली बात तो यह है कि हम जब अपने आप को गुलामी के बंधन से मुक्त कराना चाहते थे तो हमारे लिए राजनीति एक मिशन थी। उस वक्त चाहे पत्रकारिता हो या राजनीति हो, दोनों, और ये था कि हम अपने देश को आजाद कराना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा लक्ष्य हमारे सामने था। लक्ष्य इतना बड़ा था कि उसके आगे हम अपनी जिंदगी को छोटा मानते थे कि भले बलिदान हो जाना पड़े, लेकिन हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो जो हमारे चाहे पत्रकारों में ले लीजिए, गणेश शंकर विद्यार्थी, वो विज्ञापन देते थे कि हमारे यहाँ पत्रकारों की जगह खाली है, आपको अपने घर से रोटी लेकर आना होगा, वेतन में आपको अपने घर से रोटी लेकर आना होगा, और बोनस में जेल यात्रा के लिए तैयार रहिए। तो उसके बाद भी लोग अखबार में शामिल होते थे, और उसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, उसमें चंद्रशेखर आजाद थे, उसमें भगत सिंह थे। ये लोग कंपोजिंग करते थे, रात रात में अखबार छापते थे। और उस वक्त ये कहा गया था कि खींचो ना कमानो तो न तलवार चलाओ, जब तो मुकाबिल में हो तो अखबार चलाओ। तो हमारा जो उद्देश्य था तब पत्रकारिता का ही वही था कि हम देश को मुक्त कराएं और एक अच्छा आजाद भारत निर्माण करें। बड़े बड़े आईएएस जो थे, आईसीएस थे, सुभाष चंद्र बोस, और उन्होंने अपना पद त्याग दिया और भारत की माता की सेवा में लग गए। तो वो एक जो दौर था राजनीति का, वो प्रोफेशन का नहीं था, मिशन का था। तब राजनीति कारोबार नहीं थी। जो लोगों ने भी किया, बड़े बड़े संपन्न लोग थे, उन्होंने अपनी सारी जागीरें उनकी चली गई, तमाम लोगों को तोप के मुंह पर बांध के उड़ा दिया गया, लेकिन उन्होंने देशभक्ति की मशाल को जलाए रखा। तो वो जो लोग थे वे बहादुर लोग थे, और आज जो राजनीति में लोग हैं वो टोपी बहादुर लोग हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं किसी राजनीतिक दल के बारे में नहीं बात कर रहा, और इसे किसी पूर्वाग्रह से न लिया जाए, क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि आज सिर्फ कुर्सी केंद्रित राजनीति होती है। जो व्यक्ति आज इधर है कल उधर हो जाता है, जो उधर है वो इधर हो जाता है। जो भी इधर उधर की जो राजनीति है वो सिर्फ टोपी के लिए है। और मेरा मानना है कि जैसे तो वैज्ञानिक चेतना का व्यक्ति हो कि ये कुर्सी जो है परमाणु है, और उसका केंद्र जो है सत्ता है, और ये नेता जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरह ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, और किसी भी तरह ऑर्बिट्स को पार करके उस न्यूक्लियस में पहुंचना चाहते हैं जहाँ सत्ता है। तो ये सारी भागदौड़ जो है सत्ता की भागदौड़ है, ये अब देश सेवा की नहीं है, भले हम उसे कहें जन सेवा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब देश सेवा, अब लोग आमादा है देश सेवा करने को। अब तो लोग इतने आमादा है कि अगर एक पार्टी टिकट नहीं देती तो अदल बदल के दूसरी पार्टी से ले लेते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह जुनून है देश सेवा करने का। और अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो वो कैसे देश सेवा करेंगे, तो वो इधर से उधर, उधर से उधर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए चूंकि शाइस्तगी से कुछ कहना होता है तो मैं उन्हें टोपी बहादुर कहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, व्यंग का अपना एक अलग ही स्वाद होता है। जब एक कवि, एक साहित्यकार जब अपनी लेखनी से कुछ व्यंग में लिखता है तो उसको पढ़ने वाले जो पाठक होते हैं, बहुत से पाठक तो मैंने देखा कि किसी व्यंग का कोई अर्थ से कोई अर्थ निकाल लेते हैं, अपने अपने तरीके से लोग उसका रसवादन करते हैं। तो यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो ये तो आप जानते हैं कि हमारे देश में नारियों की पूजा होती है, आदर सम्मान होता है। और आज का जो दिन है विशेष, वो भी माँ दुर्गा अष्टमी का है। तो मैंने कुछ लिखा था कि लिए नवरात्र बार शैलपुत्री आई द्वार, लिए नवरात्र बार शैलपुत्री आई द्वार, नए नए वस्त्र धार माते को बुलाइए। बस अब मैं माते को बुलाने का प्रयास करूंगा, ये तो पूरे छंद को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण है। तो मैं रश्मि जी को कहता हूं कि जरा माते को बुलाया जाए और हाजिर किया जाए। नमस्ते नमस्ते दीदी, नमस्ते नमो नमः। आपकी कमी खल रही थी, आपके बिना तो
पंडित जी अधूरे हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल 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 पहुंच गई है। हाँ, राजपाल यादव भैया को नमस्कार और पंडित सुरेश नीरव जी को भी बहुत बहुत प्रणाम। अभी जी। सुरेश भैया को भी मैंने सुना था, सुरेश चौधरी जी को, और नीरव जी को तो खैर सुनते ही रहते हैं। अब आप पूछिए, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? आपसे अभी भी इस बीच में कुछ 2-3 लोग, पूनम श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं और सुक्तियों के बहुत बड़े ज्ञाता रचयिता हीरो वाधवानी जी हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत से साहित्यकारों के रचनाकारों के नाम हमने, अनद्दा पाटनी जी दीदी नमस्कार करता हूं, अमेरिका से जुड़ गई हैं, बराबर जुड़ती हैं, उनका कहना ही क्या है। और देवशील मेमोरियल, तो सभी लोग जुड़े हुए हैं, आपको देख रहे हैं। तो दीदी ये सब आपको क्या, आप तो समझ चुकी होंगी कि आपसे क्या सुनना चाहते हैं। आज जो माते का जो वार है ना, नवरात्र, हाँ जी, हाँ जी, गए हैं हाँ जी, उत्तराखंड से, तो नवरात्रे वार में तो आपसे तो भजन ही सुनेंगे लोग, कि मधु दीदी का जवाब नहीं है जो भजन गाती हैं। धन्यवाद भैया। आप कह रहे हैं कि एक भजन सुनाना है, तो मैं नवरात्रि पे एक भजन सुनाऊंगी। और अभी तक दुर्गा जी के और सबके सुनाए मैंने, आज मैं ज्वाला जी के ऊपर सुनाऊंगी, ज्वाला देवी के ऊपर एक भजन सुनाऊंगी। और सबसे पहले जो सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, उनको सभी को नमस्कार। अन्नदा पाटनी, सुरेखा जी, दीप शिखा जी, सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार सभी का। तो आपको मैं एक भजन सुना रही हूँ। उमंग सरीन जी देख रही है। जी। हाँ, उमंग सरीन भी देख रही है। हाँ जी, केपी चौहान जी देख रहे हैं, उमंग सरीन देख रही हैं, और सभी को मेरा नमस्कार, सभी का स्वागत है। प्रमोद मिश्र निर्मल भी देख रहे हैं। प्रमोद मिश्र निर्मल जी जुड़ गए हैं। हाँ, तो आपको सुनाऊं मैं? आपकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ, सुनिए। दीदी आपका आदेश शिरोधार्य है, नहीं, आदेश दीजिए। और मैं ज्वाला जी के ऊपर एक भजन सुनाती हूँ। बिल्कुल। वो कहाँ जाओगी ज्वाला, ऐसी गर्मी में पछताओगी ज्वाला, ऐसी गर्मी में। कहाँ जाओगी ज्वाला, ऐसी गर्मी में पछताओगी ज्वाला, ऐसी गर्मी में। ज्वाला काया कोमल कोमला, काया कोमल कोमला, ऐसी गर्मी तुम्हें, ऐसी गर्मी में। कहाँ जाओगी ज्वाला, ऐसी गर्मी में। ज्वाला बाकरी लगाए, ज्वाला बाकरी लगाए, बुलवा नहीं है बिचवा, ऐसी गर्मी में। बुलवा नहीं है बिचवा, ऐसी गर्मी में। कहाँ जाओगी ज्वाला, ऐसी गर्मी में पछताओगी ज्वाला, ऐसी गर्मी में। ज्वाला कुंवारी खुदाओ, कुंवारी खुदाओ, कल साधे है घरुआ, ऐसी गर्मी में। कल साधे है घरुआ, ऐसी गर्मी में। कहाँ जाओगी ज्वाला, ऐसी गर्मी में पछताओगी ज्वाला, ऐसी गर्मी में। काया खुद कुछ जाए, काया खुद ऐसी गर्मी तुम्हें, ज्वाला सारी कूड़ा, ऐसी गर्मी तुम्हें। पौड़ा दे है बिचुआ, ऐसी गर्मी तुम्हें। कपड़े में धुलवा, ऐसी गर्मी तुम्हें। कहाँ जाओगी ज्वाला, ऐसी गर्मी में पछताओगी ज्वाला, ऐसी गर्मी में। ऐसी गर्मी तुम्हें,
गए हैं बिछुआन ऐसी गर्मी में लांगुर पैर जवान ऐसी गर्मी में लांगुर पैर जवान ऐसी गर्मी में तो कहाँ जाओगी जाला ऐसी गर्मी में। नमस्कार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है दीदी, आपके मुख से भजन धन्यवाद सुन के भैया। आपका तो जी 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 ढोलक के साथ में जो सुनाती हैं तो लोग जो है मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपने समय निकाला हम लोगों को और आपके मुख से भजन सुनने को मिला। अपना स्नेह अपना आशीर्वाद ये सब बनाए कृपा रखिएगा नीरज हम जी लोगों की के ऊपर। है जो आज यहाँ तक मुझे पहुँचाया है कि आज सब लोग मुझे पटल पर बुलाते हैं। जी 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 आपके बिना सुलेखा मिश्रा जी देखिए कह रही हैं जय हो, जय जय माता जी। सुलेखा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, दीपशिखा श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई है, चंचल शर्मा जी शुरू से जुड़े हुए हैं, अलका शर्मा जी जुड़ी हुई है, राजेश प्रभाकर जी शुरू से जुड़े हुए हैं, दिनेश दवे भैया भी हैं, विनय प्रशांत जी शुरू से जुड़े हुए हैं, भाई दिनेश दवे जी जुड़ गए हैं, पूनम श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, मधु मेहता जी जुड़े हुए हैं और अनीश अहमद भाई जुड़े हुए हैं और डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी और पंडित सुरेश चौधरी जी जुड़े हुए हैं। तो कितने लोग जुड़े हुए हैं आप देख रहे हैं और आपको प्रणाम कर रहे हैं। दर्शन बेजार भाई सभी को मेरा प्रणाम। जी 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 नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत यदि आभार माता आपका। को भी नमस्कार। जी जी और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये तो परिचय और ये रिकॉर्डिंग में तो फिर समय बीत जाएगा तो फिर हम प्रज्ञान पुरुष को नहीं सुन पाएंगे, तो प्रश्न मैं बाद में लूँगा। पहले मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं, राम रतन यादव जी देख रहे हैं, बहुत से लोग देख रहे हैं, वो जरूर आपके मुख से कोई गजल या कोई गीत आप अपने हिसाब से, वैसे तो गजलों के लोग ज़्यादा शौकीन हैं, तो आपके मुख से सुनना चाहेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। मतलब मुझे रचना पाठ करना है। बातें तो हुआ था बातचीत का, आप हमसे संवाद करेंगे, लेकिन चलिए आपका जैसा आदेश है राजपाल जी, आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। पहले तो आपको बधाई, बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं और आप वैसे भी, मैं तो आपको हमेशा एक हैंडसम पोइट का खिताब दे चुका हूं कि आप बहुत आज जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने ही अच्छा लिखते हैं। तो चलिए जो मूड में आ रहा है वो मैं सुनाता हूँ। आप ये देखिए कि कोई डेथ बेड पर पड़ा है कोई व्यक्ति और उसकी क्या अनुभूतियां होती हैं, उसको मैं गजल में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी याद बीते दिनों की जो आने लगी, याद बीते दिनों की जो आने लगी, बुझती शम्मा की लौ थरथराने लगी, याद बीते दिनों की जो आने लगी, बुझती शम्मा की लौ थरथराने लगी, काली परछाइयां, काली परछाइयां रक्स करने लगी, काली परछाइयां रक्स करने लगी, मौत खुद मरसिया के गाने लगी, काली परछाइयां, काली परछाइयां रक्स करने लगी, मौत खुद मरसिया के गाने लगी। सुनिएगा अनीस भाई, ख्वाब आने से जिसके परेशान है, ख्वाब आने से जिसके परेशान है, नींद आंखों में ये कैसी आने लगी, ख्वाब आने से, ख्वाब आने से जिसके परेशान है, नींद आंखों में ये कैसी आने लगी। शेर सुनिएगा, धूप सूरज का घर छोड़ कर जा रही, प्रमोद मिश्र जी सुनिएगा,
धूप सूरज का घर छोड़ कर जा रही, धूप सूरज का घर छोड़ कर जा रही, रातों की धुंध सांसों में छाने लगी, धूप सूरज का घर छोड़ कर जा रही। धन्यवाद मधु मुकुल जी, सुनिएगा। धूप सूरज का घर छोड़ कर जा रही, रातों की धुंध सांसों में छाने लगी, छोड़ कर दुनिया जाने की आई घड़ी, छोड़ कर दुनिया जाने की आई घड़ी, जब सुना रूह ने मुस्कुराने लगी, छोड़ कर दुनिया जाने की आई घड़ी, जब सुना रूह ने मुस्कुराने लगी। कैसा नीरव, कैसा नीरव चमन का चलन ये हुआ, कैसा नीरव चमन का चलन ये हुआ, जिस्म फूलों का खुशबू जलाने लगी, कैसा नीरव चमन का चलन ये हुआ, जिस्म फूलों का खुशबू जलाने लगी, याद बीते दिनों की जो आने लगी, बुझती शम्मा की लौ थरथराने लगी, पाव आने से जिसके परेशान है, नींद आंखों में ये कैसी आने लगी, धूप सूरज का घर छोड़ कर जा रही, धूप सूरज का घर छोड़ कर जा रही, रात की धुंध सांसों में छाने लगी, ऐसा नीरव चमन का चलन ये हुआ, जिस्म फूलों का खुशबू जलाने लगी। एक ये है कि जो पूर्वाभास होता है, हमारे यहाँ मान्यता है कि मरने से पहले कई आकृतियां दिखाई देती हैं और उसे विज्ञान में हेलुसिनेशन कहते हैं, और हमारे वैसे कहते हैं कि यमदूत आते हैं। तो मैंने उसको कोशिश की एक बताने की। आदरणीय अंबर खरबंदा जी और भूदत्त शर्मा जी सुन रहे हैं तो मैं प्रणाम करता हूँ। और देखिएगा एक और गजल देता हूँ, विजय प्रशांत जी सुनिएगा। तुम्हारी याद के साए दिखाई देने लगते हैं, तुम्हारी याद के साए दिखाई देने लगते हैं, तो आंसू, तुम्हारी याद के साए दिखाई देने लगते हैं, तो आंसू आंख को आकर बधाई देने लगते हैं, तो आंसू आंख को आकर बधाई देने लगते हैं, तुम्हारी याद के साए दिखाई देने लगते हैं, तुम्हारी याद के साए दिखाई देने लगते हैं, तो आंसू आंख मिला कर बनाई देने लगते हैं। लगे जब सूखने नगमे, लगे जब सूखने नगमे, लिखे सांसों से जो हमने, लगे जब सूखने नगमे, लिखे सांसों से जो हमने, तो अपने खून की हम रोशनाई देने लगते हैं, तो अपने खून की सुनाई देने लगते हैं। लगे जब सूखने नगमे, लगे जब सूखने नगमे, लिखे सांसों से जो हमने, तो अपने खून की हम रोशनाई देने लगते हैं। भटकती मेरी सांसें, क्योंकि ग्वालियर का हूं मैं, तो चंबल के बियड़ अगर गजल में आए तो बात निकलती है कि हाँ भाई अब जंगल जमीन से जुड़ा शायर। बिल्कुल बिल्कुल। भटकती मेरी सांसें हैं, भटकती मेरी सांसें हैं जो बीहड़ में उदासी की, भटकती मेरी सांसें हैं जो बीहड़ में उदासी के, तो तन्हाई के जुमले भी सुनाई देने लगते हैं, तो तन्हाई के जुमले भी सुनाई देने लगते हैं। भटकती मेरी सांसें हैं जो बीहड़ में उदासी के, भटकती मेरी सांसें हैं जो बीहड़ में उदासी के, तो तन्हाई के जुमले भी सुनाई देने लगते हैं। अदालत में खुदा की जब कभी सुनवाई होती है, अदालत में खुदा की जब
कभी सुनवाई होती है तो जालिम खुद सबूते पारसाई देने लगते हैं, तो जालिम खुद सबूते पारसाई देने लगते हैं, तुम्हारी याद के साए दिखाई देने लगते हैं। महाजन जब उदासी का वसूली करने आता है, महाजन जब उदासी का वसूली करने आता है, ढुलकते आंसुओं की हम कमाई देने लगते हैं। महाजन जब उदासी का वसूली करने आता है, महाजन जब उदासी का वसूली करने आता है, ढुलकते आंसुओं की हम कमाई देने लगते हैं, ढुलकते आंसुओं की हम कमाई देने लगते हैं। जरूरत पड़ने पर नीरव नहीं जो काम आते हैं, जरूरत पड़ने पर नीरव नहीं जो काम आते हैं, मुनाफिक जब मिलेंगे तो सफाई देने लगते हैं, मुनाफिक जब मिलेंगे तब सफाई देने लगते हैं। महाजन जब उदासी का वसूली करने आता है, ढुलकते आंसुओं की हम कमाई देने लगते हैं। तो ये कुछ नए भावभूमि में दो गजलें आपको सुना दी। यूं ही लोग मुरीद नहीं है आपकी गजलों के, आपकी कविताओं के, कोई उसके पीछे कारण रहा होगा। तो कितने बढ़िया बढ़िया कमेंट अभी आ रहे हैं। प्रमोद मिश्र, निर्मल जी भाई नोएडा से बहुत सुंदर सुंदर कमेंट कर रहे हैं। हरिद्वार से हमारे साथ में बहुत बड़े गीतकार भाई भूदत्त शर्मा जी जुड़ गए हैं और अपनी कमेंट से आपको नवाज रहे हैं। और अर्पणा थापियाल जी जुड़ गई है, अभी गुड़गांव में है। भाई दर्शन बेजार जी बराबर कमेंट कर रहे हैं। शालिनी वर्मा जी जुड़ गई है विदेश से। भाई अरविंद अंबर खरबंदा साहब तो बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं और अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, नवाज रहे हैं अपने कमेंट से आपको। और रश्मि अभया जी देख रही हैं, अलका शर्मा जी देख रही हैं, नीरव वाधवानी जी देख रहे हैं, और अंबाला से सरोज शर्मा, भारती जी जुड़ गई हैं। भाई यशपाल जी आपको देख रहे हैं, चंचल शर्मा जी शुरू से जुड़े हुए हैं, सुलेखा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, तो दीपशिखा श्रीवास्तव जी बराबर कमेंट कर रही हैं। तो इतने, राजेश प्रभाकर जी शुरू से जुड़े हुए हैं। सोनिया सोनम अक्ष जी कमेंट कर रही हैं, बहुत व्यस्त है, उसके बावजूद भी समय निकाल करके वो आई है पटल के ऊपर में। भाई केपी चौहान जी बराबर कमेंट कर रहे हैं। विजय प्रशांत जी शुरू से जुड़े हुए हैं। तो कितने लोग हैं जो शुरू से जुड़े हैं और अभी तक आपकी गजलें सुनने के लिए, गीत सुनने के लिए लालायित हैं। तो एक प्रश्न छोटा सा, सुषमा गर्ग जी दिल्ली से जुड़ गई है आपको सुनने के लिए। भाई दिनेश देवे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। केपी चौहान जी जुड़े हुए हैं। तो एक मैं प्रश्न लेना चाहूँगा कि मोबाइल, इंटरनेट, ट्विटर और इंस्टाग्राम के इस दौर में साहित्य और पुस्तक लेखन को आप कहाँ पाते हैं? आज जो इंस्टाग्राम का दौर है, मोबाइल इंटरनेट का दौर है, तो आभासी दुनिया आप देख रहे हैं, तो वहाँ जो एक पुस्तक लेखन, हमारा जो लाइब्रेरी पुस्तकालय जब सजा होता था और साहित्यकार या पुस्तक प्रेमी जाकर के वहाँ बैठ करके पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, आज आप उसको कहाँ पा रहे हैं? देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है कि हमेशा जब भी कोई चीज नई आती है तो जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं या जो पुरानी मान्यताओं से चिपके हुए लोग हैं वो उसका विरोध करते हैं। और ये आप देखिए कि दुनिया की सबसे पुरानी किताब दुनिया की सबसे पुरानी किताब चीन में है, चीन की लाइब्रेरी में है। और उसमें जो अंश हैं उसमें ये लिखा है कि ये दुनिया बड़ी खराब है, जमाना बड़ा खराब आ गया है। तो यानी आगे हजारों वर्ष पहले भी ये कहा जा रहा था कि जमाना बड़ा खराब आ गया है। और उसके बाद भी देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना, ये फिर मतलब और पास आते हैं तो फिर यही वाली बात होती है। कहने का मतलब ये है कि हम जो औसत आदमी है ना,
वो या तो अतीत में जीता है या भविष्य में छलांग लगा लेता है। वो वर्तमान में जीना नहीं जानता, इसलिए उसकी सारी जो कहना चाहिए कि मानसिक तनाव या जो कुंठा या कोई संतरास है, वो इसलिए है कि वो वर्तमान में नहीं जी पाता। जबकि परमात्मा से मिलने का जो सबसे बड़ा ढंग है वो वर्तमान में जीना है। अगर आप वर्तमान में जीना सीख गए तो ये समझिए कि आपका सीधा संवाद ईश्वर से होता है, क्योंकि वर्तमान ही होता है, इसके अलावा जिंदगी और कहीं होती नहीं है। अस्तित्व तो सिर्फ वर्तमान में होता है। जो निकल गया वो तो निकल गया, और जो आया है वो आया ही नहीं है। आपको मालूम नहीं है कल आप सोकर भी उठेंगे या नहीं। जो कुछ भी सत्य है वो क्षणादि सत्य है। कपिल ने हम यही कहा है, वशिष्ठ ने यही कहा है कि जिस क्षण में जो कर लो वही सत्य होता है, क्षण को जीना है। तो वर्तमान में जो लोग रहते हैं उनको लिए ऐसी कोई परेशानियां नहीं होती। चाहे पहले भी ये तमाम सारी चीजें आती रहती थी कि अरे साहब वो तो उल्टे पल्ले की साड़ी पहनती है, सीधे पल्ले की नहीं पहनती, वो तो ऊंची ओढ़ी की वो पहनती है। अब ये सारी बातें कहाँ होती हैं, अब तो जीन्स टॉप आ गए। तो समय अपने साथ सारी चीजों को बदलता है। समय परिवर्तनशील है, अगर समय स्टिग्नेंट नहीं होता। समय तो धारा प्रवाह है जो चलता रहता है। तो आज हम अगर विज्ञान की इस बात करें तो चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और मैं तो कहता हूँ जो फलसफा था ध्यान में वो ढल गया विज्ञान में। मेरी तो सारी फिलॉसफी विज्ञान की भी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम आज अगर जिसको आप आभासी दुनिया कहते हैं, जिसे वैज्ञानिक दुनिया कहते हैं, या अभी जो कोरोना काल रहा, इसमें आप ये देखिएगा कि आज एक नया शब्द आया है जो जर्नलिज्म में है, खास करके ग्लोबल लिटरेचर में आया, हिंदी में आया या नहीं मुझे नहीं मालूम। उसे कहते हैं न्यू नॉर्मल। यानी आज आदमी में जेनेटिक चेंज हो गया। तो जेनेटिक चेंज क्या हुआ है कि हर आदमी अब, मतलब मैं बहुत दूसरी बात कह रहा हूँ, वो भीतर की यात्रा जी रहा है। वो अब चाहता नहीं है कि उसमें डिस्टर्ब हो। वो अपने, अब हम कहते हैं हमारे बच्चे तो मोबाइल पे बैठे रहते हैं, हमारे बच्चे तो गैजेट्स में बैठे रहते हैं। ये बात इस बात की है कि वो बाहर के व्यक्ति से अपनी हार्मनी नहीं बना पा रहे। उनके लिए वो हेट्रोजीनियस कंपोनेंट हो गया। वो भीतर जा रहे हैं और भीतर की यात्रा करके बहुत उपलब्धियों के साथ बाहर आ रहे हैं। हम अगर 300-400 रुपए की नौकरी करते थे तो वो 4 लाख रुपए का पैकेज ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो समय बर्बाद कर रहे हैं, वे अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं। और वो जो लिख भी रहे हैं या जो बोला भी जा रहा है, और दौर में साहित्य की भाषा बदलती रही है। जो हमारे माननीय जयशंकर प्रसाद जी ने या हरीश चंद्र जी ने या पंत जी ने, निराला जी ने, महादेवी जी ने लिखा, वो भाषा अब आज नहीं चलेगी। आज तो भाषा वही चलेगी जो समय सापेक्ष है। तो अब जब भाषा चल रही है तो भाषा यात्रा करती है। भाषा, हम जो बोल रहे हैं ये भी तो भाषा ही है। अगर बोलना भी तो भाषा है, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति हो रही है। तो अगर हम इमोजीज के माध्यम से या कुछ छोटे मैसेजेस के माध्यम से भी अपने को अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो भाषा का तो मूल उद्देश्य ये है कि अपने भावना को अभिव्यक्त करना। और व्यक्ति वही होता है जो अपने को व्यक्त करने की सामर्थ्य रखता है। तो वो भी व्यक्ति हैं और वो अपने को सामर्थ्य करने का उनका एक अलग ढंग है, लेकिन वो अपने को अभिव्यक्त तो कर रहे हैं। चैटिंग उनकी भी चलती है। हाँ, तो पहले प्रेम पत्र चलते थे, आज चैटिंग चलती है। मूल तत्व तो संवाद है ना, संवाद चलता है। ये सब बदलेगा और इस बदलाव को में तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए ताकि हम आउटडेटेड न हो जाए और नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि ये भी एक परिवर्तनकारी लक्षण है और हमें इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। मेरा अपना ऐसा जी जी। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं दर्शक मानते है तो सभी हमारी सभी तमाम सभी पत्रिकाएं आपकी बंद हो गई। बातों से वो सहमत इसीलिए हैं। बंद हो गई क्योंकि वो अपने को एडजस्ट नहीं कर पाए। लेकिन आज भी ई बुक्स आ गई, ई बुक्स के माध्यम से बात हो रही है, तमाम चीजें निकल आई। लोग अपने को, या आज हम जैसे आपसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी तो एक किताब है। यह आसमान के वाचनालय में लिखा हुआ ग्रंथ है जो चल रहा है लगातार अनवरत। मेरा मानना है कि शेप बदल जाती है लेकिन साहित्य चलता रहता है। ये भी एक साहित्य है, डिजिटल भी एक साहित्य है। जी 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 जी, बहुत बहुत आभार। सारे दर्शक सराहना कर रहे हैं, आपकी जो प्रत्युत्तर है उससे सहमत हैं। सभी लोग लिख रहे हैं, सुलेखा मिश्रा जी लिख रहे हैं ज्ञानवर्धक बातें, भोपाल से रश्मि शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, और जितने साहित्यकार हैं सारे कमेंट इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं कि बहुत कमेंट आ रहे हैं। मैं सभी दर्शकों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं
आपके एक बहुत ही बड़े फैन हैं, और फैन क्या मैं कहूँ, ये बहुत बड़े पटल संचालक भी हैं, तो वो आपको याद कर रहे हैं। तो रश्मि जी से मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा उनको लाए पटल के ऊपर में, क्या कह रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार मित्रों, कहा गया है कि येषा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात ऐसे मनुष्य जिनके पास न ज्ञान है, न तप है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, न दान है, ऐसे मनुष्य इस पृथ्वी पर बोझ के समान हैं, क्योंकि उन्होंने जन्म तो मनुष्य के रूप में लिया है, लेकिन उनका आचरण पशुओं के समान है और वो इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर पशुओं के समान ही विचरण करते हैं। प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के वैश्विक अध्यक्ष, उनके पास ज्ञान भी है, तप भी है, शील भी है, गुण भी है, धर्म भी है, अतः वे मनुष्यत्व को प्राप्त हैं, देवत्व को प्राप्त हैं। उनकी लेखनी इसी प्रकार से निर्बाध रूप से, अबाध रूप से, सतत रूप से निरंतर चलती रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, और वो इसी प्रकार साहित्य जगत में अपना परचम फहराते रहें और सभी नवोदित प्रतिभाओं को अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, ऐसी मेरी आकांक्षा है। नमस्कार। जी 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 सर, मैंने शायद जो कहा था आप सहमत होंगे। डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी सवाई माधोपुर से, कितनी ही बार वो कवि गोष्ठियों के का संचालन कर चुके हैं अखिल भारतीय सर्वभाषा समन्वय समिति के पटल पर, और बहुत बड़े प्रशंसक हैं, बहुत बड़े विद्वान भी हैं। तो आपके बारे में कम शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। मैं आभार मानता हूँ, अपने कृतज्ञ प्रणाम वहां तक संप्रेषित करता हूँ, और मेरे लिए शायद उन्होंने स्नेहवश कुछ अधिक बोल दिया है, मैं अपने को योग्य तो नहीं मानता। जी जी जी, उनकी शिल्पा उदारता वर्मा को जी प्रणाम जयपुर से करता जुड़ी हूँ। हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रही हैं। और हमारे जितने भी दर्शक जो जिनका नाम मैंने लिया, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, सारे दर्शक, सबसे बड़ी बात है कि बड़ी एकाग्रता के साथ में, बहुत गंभीरता के साथ में आपको सुन रहे हैं। सुषमा गर्ग जी, सुलेखा मिश्रा जी, हीरो वाधवानी जी, पूनम श्रीवास्तव जी, और विजय प्रशांत जी, दिनेश दवे जी, मधु मेहता जी, दीपशिखा श्रीवास्तव जी, राजेश प्रभाकर जी, चंचल शर्मा जी, अलका शर्मा जी, भाई प्रमोद मिश्र निर्मल जी, सरोज शर्मा भारती जी, और शालिनी वर्मा जी, अंबर खरबंदा जी, और तो ये जितने भी लोग हैं, मृत्युंजय श्रीवास्तव जी, तो सभी लोग आपको बड़ी एकाग्रता के साथ में, भाई यशपाल जी, सोनिया सोनम अक्ष जी, सभी लोग आपको सुन रहे हैं, केपी चौहान जी, अनीश अहमद जी, तो सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपने प्रबुद्ध दर्शकों के बारे में 4 लाइनें कहता हूं कि आप सबकी उपस्थिति से मन हर्षाया, आप सबकी उपस्थिति से मन हर्षाया, आकर यहाँ हमारा आपने हौसला बढ़ाया। बहुत बहुत स्वागत मेरे बंधु, मेरे भाई, आपकी सजग उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आपकी सजग उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, बड़ी एकाग्रता के साथ बड़े सुंदर सुंदर कमेंट कर रहे हैं, सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि वो समय निकाल करके, अपना अमूल्य समय निकाल करके आए। और अब एक छोटा सा मैं प्रश्न लेना चाहूँगा। 1 घंटा 5 मिनट हुआ है, कोई बात, पंडित जी के लिए 4 घंटे भी कम है, तो बहुत ज़्यादा समय आप और नहीं लूँगा, लेकिन एक प्रश्न मैं फिर करना चाहूँगा, फिर मैं थोड़े व्यंग के ऊपर में मैं आना चाहता हूँ। डाटा 90% अलर्ट, कोई बात नहीं। हाँ, मैं एक
मेरी छवि लगता है चली गई है। डाटा 90% अलर्ट दिखा रहा है अब गांव में, क्योंकि यहाँ तो मेरे पास में ब्रॉडबैंड है नहीं। आवाज तो आ रही है मेरी? जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ कोई रही बात है। नहीं। ऐसे डाटा मैंने सुबह में 3 GB और डाल दिया था, अब पता नहीं वो तो ये खत्म होगा तब दर्शाएगा। तो अभी तो जो रूटीन वाला डेली वाला डाटा चल रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि जब से आदमी के संपर्क में कुत्ता आया है, कुत्ते में आदमीपन के लक्षण दिखाई देने लगे। मैं आपके व्यंग के ऊपर में आया हूँ, हाँ, कि कैसे कैसे व्यंग आप लिखते हैं, उसमें कितनी गहराई होती है। जब से आदमी के संपर्क में कुत्ता आया है, कुत्ते में आदमीपन के लक्षण दिखाई देने लगे हैं, और इंसान से ज्यादा रोगी के बीमार होने पर आदमी को चिंतित होते देखा गया है। जब कोई इंसान बीमार हो जाता है तो लोग उतने चिंतित नहीं होते, घर का मालिक, लेकिन जब उसका डॉगी बीमार हो जाता है तो उसको बहुत चिंतित देखा गया है। मैं इसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहूंगा। कोई बात नहीं, छवि की आपकी छवि आनी चाहिए, मेरी कोई आवश्यकता नहीं। जी 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 जी। मुझे लगा आप ये पूछ रहे हैं कि कोई बीमार हो जाता है तो आदमी चिंतित क्यों हो जाता है, शायद यही आपका प्रश्न है ना? हाँ हाँ, प्रश्न यही है कि वो जो आपने एक व्यंग लिखा है, आपने डॉगी के ऊपर में व्यंग लिखा है, डॉगी के ऊपर में। हाँ हाँ, वो एक्चुअली में वो तो आज ही लिखा है तो मुझे अब वो याद नहीं है, क्योंकि ये मोबाइल में ही था और मोबाइल से ही तो मैं बात प्रोग्राम दे रहा हूँ। तो व्यंग मैं दूसरा सुना देता हूँ, जरूरी नहीं है वही सुनाऊं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, स्वागत स्वागत। बात मुँह देखे कि कोई हम क्या बात है। कभी कहते नहीं, बात मुँह देखे कि कोई हम कभी कहते नहीं, जो सिफारिश का है खेमा उसमें हम रहते नहीं। बात मुँह देखे कि कोई हम कभी कहते नहीं, जो सिफारिश का है खेमा उसमें हम रहते नहीं। शेर अर्ज है, सुनिएगा कि जो उगा लेते हैं सूरज, जो उगा लेते हैं सूरज, डॉक्टर पूजा गंगानिया जी नमस्कार, सुनिएगा कि जो उगा लेते हैं सूरज अपने ही दालान में, जो उगा लेते हैं सूरज अपने ही दालान में, वो पराई चांदनी के आसरे रहते नहीं। जो उगा लेते हैं सूरज अपने ही दालान में, वो पराई चांदनी के आसरे रहते नहीं। फिर उतर जाएंगे चेहरे मौसमों के देखना, फिर उतर जाएंगे चेहरे मौसमों के देखना, फिर उतर जाएंगे चेहरे मौसमों के देखना, जो जमे हैं अपनी जड़ पर पेड़ वो ढहते नहीं। फिर उतर जाएंगे, फिर उतर जाएंगे चेहरे मौसमों के देखना, जो जमे हैं अपनी जड़ पर पेड़ वो ढहते नहीं। और बात जी नाजुक सा शेर हो गया उसमें, गुम है तन्हाई में अपनी और वो खामोश है,
गुम है तन्हाई में अपनी और वो खामोश है। गुम है तन्हाई में अपनी और वो खामोश है। एक तकल्लुफ बीच में है, हम भी कुछ कहते नहीं। एक तकल्लुफ बीच में है, क्या बात, हम भी कुछ कहते नहीं। क्या बात निर्मल जी सुनिएगा। जी। जिंदगी ऐसी गुजारी, जिंदगी ऐसी गुजारी, मौत का डर हट गया। आहा, आहा, जिंदगी ऐसी गुजारी, मौत का डर हट गया। रंगबाजी हम किसी की इसलिए सहते नहीं। रंगबाजी हम किसी की इसलिए सहते नहीं। जिंदगी ऐसी गुजारी, मौत का डर हट गया। रंगदारी हम किसी की इसलिए सहते नहीं। हम है खुदारी के सूरज, धूप ही ईमान है। हम है खुदारी के सूरज, धूप ही ईमान है। अपना साया साथ लेकर हम कभी चलते नहीं। अपना साया साथ लेकर हम कभी चलते नहीं। बात मुँह देखी कि कोई हम कभी कहते नहीं। जो सिफारिश का है खेमा, उसमें हम रहते नहीं। जो सिफारिश का है खेमा, उसमें हम रहते नहीं। जो उगा लेते हैं सूरज अपने ही दालान में, वो पराई चांदनी के आसरे रहते नहीं। वो क्या बात, पराई क्या बात। चांदनी को आसरे रहते नहीं। ये एक लाजवाब प्रस्तुति राजेश प्रभाकर जी कह रहे हैं। डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया कह रही हैं शानदार दद्दू, और अमूल जी जुड़ गए हैं। हरि वल्लभ शर्मा हरि जी भी जुड़ गए हैं। और पहले जितने भी साहित्यकारों का मित्रों का नाम मैंने लिया, सारे के सारे अभी तक जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। सोनिया अक्ष सोनम जी, दिनेश दवे जी, दीपशिखा श्रीवास्तव जी, और जितने भी मैंने पहले नाम लिए, शिल्पा वर्मा जी, हीरो वाधवानी जी, पुष्पा राठौड़ जी भी जुड़ गई हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सभी लोग बड़ी एकाग्रता से आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और अभी मेरी बैटरी भी लॉवर मोड में आ गई है। आवाज़ तो चली गई, वो डाटा 90% चला गया, 10% में मेरा चित्र छाया तो चली गई, कोई बात नहीं है। तो मैं एक प्रश्न लेना चाहूँगा आखिरी, कि 26 विदेश यात्राएं आपने करी हैं, तो किसी विदेश यात्रा का जो अजब गजब जो ऐसा संस्मरण हो, जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हो अपनी विदेश यात्रा का, तो जो दर्शकों को भी सुनने में भी अच्छा लगे या प्रेरणादायी हो, प्रेरक हो। चंचल हरेंद्र शर्मा जी, बिष्ट जी जुड़े हुए हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं। विजय प्रशांत जी भी शुरू से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया, राजपाल ज़्यादा बेहतरीन संचालन, आभार। तो हमारे दर्शकों को कोई बेहतरीन संस्मरण, प्रमोद मिश्र निर्मल जी बराबर देख रहे हैं, तो वो आप सुनाएं जो आपको ठीक लगे। देखिए, विदेश यात्राओं के प्रसंग में तो बहुत सारी चीजें, मतलब एक लंबा कभी संस्मरण गोष्ठी की जाए तो उसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एक जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आज हम जिस देश में रहते हैं, अपने देश को हम बहुत प्यार करते हैं। बल्कि एक बार हमसे बीबीसी में इंटरव्यू लिया था हमारा राजनारायण विसारिया जी ने, और ये पूछा था आप इतने सारी कंट्रीज घूमे हैं, लेकिन आपको सबसे अच्छी कंट्री कौन सी लगती है? तो मैंने उनसे कहा था कि देखिए, अच्छी लगने वाली तो कोई भी किसी भी चीज की तारीफ की जा सकती है, लेकिन जहाँ तक सम्मान की बात है,
जैसे वो तो अपने माता का किया जाता है, तो मुझे सबसे अच्छा देश अपना भारत लगता है। और भारत में भी मुझे सबसे अच्छा शहर अगर पूछे तो मैं कहता हूँ ग्वालियर लगता है, क्योंकि मेरा वहाँ जन्म हुआ है, वहाँ की मिट्टी है जो बोल रही है। तो ये तो एक बात हुई। दूसरा, आपने कहा कि कोई ऐसा प्रसंग बताए, तो एक मुझे प्रसंग याद आता है कि हम मिस्र में जा रहे कुछ दिन, वहाँ इजिप्ट उन्होंने राजदूत ने हमारा सम्मान भी किया था। तो उनके साथ जब हम घूम रहे थे तो 2-3 दिन का प्रवास था। तो एक बहुत ऐसी कॉलोनी हम देखते थे जिसमें सारी सुविधाएं हैं, पानी की टंकी लगी है, फ्रिज लगा हुआ है, लाइटें जल रही हैं, मतलब पूरी रौनक थी। लेकिन हमने देखा कि कहीं उसमें कोई कहीं झांक रहा हो या किसी के कपड़े सूख रहे हों, ऐसा कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था। तो हमने उनसे पूछा कि साहब ये कैसी कॉलोनी है कि इसमें लोग जो है बाहर ही नहीं आते, सब जो है भीतर रहते हैं, कहीं हमने देखा नहीं, कुछ चहल पहल नहीं देखी। और 3-3 मंजिल की इमारतें बनी हुई हैं। तो उन्होंने कहा साहब ये इमारतें नहीं है, ये कब्र हैं। यहाँ जो भी आदमी की जैसी हैसियत होती है उसके हिसाब से, क्योंकि उनकी मान्यता है कि रूह जो है रहती है और उसको रोज भोजन चाहिए, उसको नहाना धोना चाहिए, उसे लाइट चाहिए, ये उनकी मान्यता है। तभी तो वो पिरामिड्स बनाए हुए, ममीज बनाई हुई है उन्होंने। तो बोले ये कब्रिस्तान है और हर आदमी अपनी हैसियत के हिसाब से यहाँ कब्र बनाता है, 2 मंजिल की, 3 मंजिल की। तो मेरे मुंह से उस वक्त यही निकला कि काश हम मिस्र में, इजिप्ट में ही मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि भारत में तो एक मकान बनाने के लिए आदमी मर जाता है, यहाँ मरने के बाद भी उसे इतना बड़ा मकान मिलता है। ये बहुत अच्छा प्रसंग मुझे लगा, तो मैंने इसे कादम्बरी में लिखा भी और ये बहुत पसंद किया गया और कई अखबारों में इसको फिर अडॉप्ट किया और छापा। तो ये प्रसंग रोचक प्रसंग है जो मैं जी आपको जी बता देना चाहता हूँ। और एक प्रसंग यह है कि जब मैं इधर बौद्ध कंट्रीज में घूम रहा था, साउथ जो है आपके सिंगापुर में, थाईलैंड में, बैंकॉक, तो उधर एक विद्यालय में हमको स्पीच देने को जाना था। जब हम स्पीच देने गए तो जी बहुत बौद्ध कंट्री है, तो वहाँ हमने स्कूल के बच्चों को देखा कि जब छुट्टी होती है तो वो बच्चे पंजों के बल चल रहे थे। वे स्वाभाविक रूप से नहीं चल रहे थे, बल्कि पंजों के बल चल रहे थे और काफी दूर तक वो पंजों के बल चले। तो हमने पूछा कि साहब ये बच्चे पंजों के बल क्यों चल रहे हैं? तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि अगर ये एक साथ चलेंगे तो आवाज होगी, कदम की भी आवाज होती है, और अगर आवाज होती है तो बुद्ध का मौन भंग होता है। हम लोग मौन जीना चाहते हैं, इसलिए जी ये बच्चे शांति के साथ चले जाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर अपने स्वाभाविक कदमों से चलेंगे। तो मुझे लगा कि मौन का कितना महत्व है ये वहाँ के लोग समझते हैं। और मैं तो आज भी अपने संदेश में यही बात कहना चाहूंगा कि बोलने का अधिकार उसे है। सार्त्र ने कहा, हमारे सार्त्र का कहना है कि बोलने का अधिकार उसे है जिसने मौन साध लिया। मौन के तल से जब वाणी निकलती है तो वो शास्त्र बनती है, वो आप्तवाणी होती है। उसे सुनने के बाद हर लफ्ज में खुशबुएं आती है और जो सुनता है वो भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो हमारे यहाँ मौन का बहुत महत्व रहा है और आज भी हम ये कहते हैं कि हम लोगों को भी मौन को साधना चाहिए। हम ज्यादा जी जी चाहे जी बोलते ज्यादा है, उसके बजाय मौन रहें तो ज्यादा अच्छा है। कि मौन को साधने के बाद जो स्वर निकलता है वही बुद्ध का बुद्धत्व होता है। बुद्ध ने वाह वाह 6 साल तक मौन धारण किया और महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक मौन धारण किया। उसके बाद जब वो लौट कर आए तो बोले मौन में जाने का मतलब है अपने अपने स्रोत की ओर यात्रा करना। और जब वहाँ जी मौन के सागर में अपनी वाणी को स्नान कराने के बाद बाहर आए हैं और हम कुछ बोलेंगे तो बहुत अच्छा ही बोलेंगे। तो मेरा अपना मानना है कि वो बात जो घटना थी वो मुझे बहुत प्रभावित की। हम केवल ना अपने पैरों के दबचाव से, बल्कि जो बहुत सारा हमारे यहाँ ब्याह शादी इसमें इतना डीजे ईजे चला के जो ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं वो हमारी सेहत को बहुत खराब कर रहा है और मानसिक सेहत को बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। तो मैं जी ये बात कहूंगा कि मुझे वहाँ का वो प्रसंग बहुत अच्छा लगा और शायद उससे कुछ हम लोगों को भी प्रेरणा मिले। ऐसा मेरा बिल्कुल बिल्कुल निवेदन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने मौन की बहुत सुंदर परिभाषा और मौन के महत्व को दर्शाया और सभी लोग जितने दर्शक हैं वो आपके संस्मरणों को सराह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर संस्मरण आप प्रस्तुत कर रहे हैं।
राजेश प्रभाकर जी कह रहे हैं कि सेटिंग में कोई आपकी गड़बड़ है, नीचे में कोई म्यूट हो गए हैं। भाई राजेश प्रभाकर जी, मैं बता दूं, मैंने बताया था पहले कि मैं गांव में हूं और गांव से आज मुझे गुरुग्राम लौटना था, किसी कारणवश नहीं लौट पाया। कल सुबह लौटूंगा। तो वो क्योंकि गांव में तो ब्रॉडबैंड है नहीं मेरा, और जो मेरा डाटा है 90% चला गया, 10% में आवाज़ बची रहती है, छवि चली जाती है, इसलिए कहीं मैं म्यूट नहीं हुआ हूँ। आप पीछे से मुझे सुनिए। और तेरी आवाज ही पहचान है तेरी, गांव में भी नेटवर्क ने मेरा तेरी साथ आवाज दिया ही पहचान है तेरी। जी, बिजली ने साथ दिया, नेटवर्क ने साथ दिया, और जो इस कार्यक्रम को आज मैं सफलतापूर्वक संपन्न कर पाया, आप सभी दर्शकों के प्यार के चलते 100% अब अलर्ट दिखा दिया। तो लेकिन मुझे ये नहीं बात, 3 GB डाटा मैंने आज डाला था, वो कब शुरू होगा? वो जब अगर ये 100% शो कर दिया, अभी 90% था, 100%, वो 3 GB वाला मेरा स्टार्ट होगा तो फोटो आ जाना चाहिए। कोई बात नहीं, अब ये टेक्निकल चीज़ है, मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा। और एक अंतिम प्रश्न मैं लूँगा, दर्शकों का उन्हें आभार व्यक्त करते हुए एक अंतिम प्रश्न मैं ये लेना चाहूँगा कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो हमारे जितने दर्शक हैं, नवांकुर हैं, रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरे को एक आदत है, मैं पढ़ता बहुत हूँ, और ये और कुछ भी मिले उसे मैं पढ़ता हूँ, चाहे वो धर्म हो, विज्ञान हो, अध्यात्म हो, जो भी है, साहित्य हो। तो अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है वो मैं बताना चाहूँगा कि अभी उन्होंने पूरे वैश्विक स्तर पर एक सर्वे किया। मधु मुकुल जी सुनिएगा। वो वैश्विक स्तर पर सर्वे किया और उन्होंने उन लोगों का किया जो मरणासन्न थे, डेथ बेड पे थे, और उनसे पूछा कि आपको कहते हैं स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। वो अगर आपको पश्चाताप करने के लिए कुछ समय मिले तो आप अपने पश्चाताप का कोई ऐसा मुद्दा बताइए जो आपको लगा कि आपने सचमुच में एक बहुत बड़ी गलती कर दी और उसका अब समय नहीं है कि आप प्रायश्चित कर सकें, केवल पश्चाताप ही कर सकते हैं। तो उसमें 90% लोगों ने, जो मरणासन्न थे, उन्होंने कहा कि साहब हम अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जी नहीं पाए। पूछा क्यों आप अपनी जिंदगी को, आप 80 साल के हैं, कोई 85 साल का है, आप अपनी जिंदगी को अपने ढंग से कैसे नहीं जी पाए? बोले वो क्या है कि वो शर्तों पर जीते रहे। क्या अगर हम कपड़े पहनेंगे तो वो क्या कहेंगे, अगर हम नाचेंगे तो वो क्या कहेंगे, अगर हम किसी से इश्क करेंगे तो वो क्या कहेंगे। तो ये जो वो क्या कहेंगे, ये जो था, इसने हमको वो जीने नहीं दिया जो हमें जीना चाहिए। तो सार्थ ने कहा है द अदर इज हेल। जब आप सोचते हैं कि ये दूसरा है तो आप समझिए आप नर्क में चले जाते हैं। जिंदगी आपको ईश्वर ने आपको जीने के लिए दी है, इसे आप अपने ढंग से जिए। इस बात की कतई चिंता मत कीजिए कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। वो अब आप मरणासन्न वो आ रहे हैं आपको बचाने, जिनकी आपने इतनी कंसीडर किया था कि वो क्या कहेंगे क्या कहेंगे, और आप अपनी जिंदगी में जी पाए। जिंदगी तो एक बार मिलती है, इसलिए दोस्तों जिंदगी को अपने हिसाब से जियो, अपनी शर्तों पर जियो, जो आपका मन कहे वो करिए। लेकिन मन का मतलब ये नहीं है कि आप जो स्वेच्छाचारी हो जाए वो हो जाए। मतलब आपकी जमीर जो कहता है, अगर आपको कुछ कहते हैं मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन उन्होंने मुझे दुकान पे बैठा दिया, कोई कह रहा है कि मुझे कहीं बैठा दिया, तो वो आदमी अपनी जिंदगी नहीं जी पाया। तो जबकि जीवन आपको एक बार मिलता है 84 लाख योनियों में, और आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। इस बात की कतई चिंता न करें कि दूसरा क्या करेगा, तो ताकि मरते वक्त आपको ये पश्चाताप न रहे कि हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पाए। दोस्तों अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना, यही मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ, और मैं खुद भी वैसे ही जीना चाहता हूँ। मुझे इसकी चिंता नहीं करता कोई क्या कहेगा। अपनी मस्ती में आदमी को जिंदगी जीना चाहिए, तभी वो सूर हो सकता है, तभी वो कबीर हो सकता है, तभी वो फकीर हो सकता है, वरना वो केवल एक मीडियोकर रह जाएगा कि उसने ऐसी कही तो हमने ऐसे कर ली, उसने कही नहीं। अरे आपने अपने मन की क्यों नहीं की? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो आपकी आत्मा कहे, अंतर आत्मा की आवाज को सुनो और उसके आपको दीपो भाव, अपनी आत्मा के दीपक के उजालों में अपनी जिंदगी का रास्ता तय करे। ये उजालों का सफर है, इसे उदासी में मत। क्या बात, क्या बात, क्या बात। शुक्रिया, धन्यवाद मेरे दोस्तों। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना, कतई ये मत सोचना कि कोई क्या कहेगा। कोई कुछ नहीं कहता, जो कुछ कहना आपके है। आप चले गए, सारा संसार चला गया, वो भी चला गया जिसकी आप चिंता कर रहे थे। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि अपने मुद्रा में जियो,
आनंद के साथ, क्योंकि आप स्वयं ब्रह्म के अंश हैं। आप वही करिए जो आपका मन कहता है, जो परमात्मा आपसे कराना चाहता है। शायद मैं अपनी बात कह पाया हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। और इतने लोगों ने मुझे इतने स्नेह से सुना, इन सबके कृतज्ञ मैं अपने कृतज्ञ प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरे अनुग्रह स्वीकार कीजिए। मैं बहुत अहोभाव से अपनी धन्यता आप तक पहुंचा रहा हूँ और आप सबकी उस दिव्य चेतना को प्रणाम करता हूँ जिसने इतने मनोयोग से मुझे इतनी देर तक सुना। एक अच्छा सत्संग हो गया। धन्यवाद। नव दुर्गा आप सबको मुबारक हो, यही मैं कहना चाहूंगा। नवरात्रि की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। जी 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 जी, बहुत बहुत आभार सर आपका। और इससे पहले कि हम इस लाइव का, इस कार्यक्रम का समापन करें, मैं एक बार फिर से दर्शकों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और फिर से नाम लेना चाहूँगा जो अभी तक देख रहे हैं। मैं कमेंट देख रहा हूँ सभी के, अभी तक वही कमेंट आ रहे हैं। पुराने जितने भी दर्शक जुड़े हुए थे, नए नए कमेंट कर रहे हैं। तो एक बार मैं फिर उनको याद करना। और उसके पहले रश्मि अभया जी, जो देवशील मेमोरियल की संस्थापिका है, और देवशील मेमोरियल बड़े बड़े साहित्यकारों को इस पटल पर लाने के लिए जाना जाता है। प्रबुद्ध नामचीन साहित्यकारों को पटल के ऊपर में लाता है, उनसे संवाद कराता है, सार्थक चर्चा कराता है, और उनकी कविताएं, उनके गजल, उनकी प्रस्तुतियां सुनता है। तो रश्मि अभया जी जो नेपथ्य में हैं और नेपथ्य से मुझे मदद कर रही हैं, कुछ सुंदर सुंदर कैसेट भी सामने लेकर के आई, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के लिए, और आपको साथ ही आपको बुलाने के लिए भी, आमंत्रित करने के लिए भी, और संचालन का प्रभार मुझे देने के लिए भी। और मैं अपने आप को अपना खुद का आभार व्यक्त करता हूं कि आज गांव में रहते हुए भी नेट ने कम से कम आवाज़ मेरी बरकरार रखी और धोखा नहीं दिया, और कार्यक्रम 1.5 घंटा होने को आया। और जो हमारे दर्शक जितने भी जुड़े हुए हैं, भाई विजय प्रशांत जी, राजेश प्रभाकर शुरू से जुड़े हुए हैं, राजेश प्रभाकर जी, दिनेश दवे जी, मृत्युंजय श्रीवास्तव जी लगता है चले गए हैं लेकिन जुड़े रहे काफ़ी देर, अलका शर्मा जी, दर्शन बेजार जी, भाई चंचल वशिष्ठ जी दिल्ली से, और दर्शन विजय कृष्णदेव यादव जी धनबाद से, गुरुदीन वर्मा जी, भाई यशपाल शर्मा यश जी, सोनिया सोनम अक्ष जी, डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी, और सुरेश चौधरी जी, अंबर खरबंदा जी, रिंकू दुबे जी, अनीश अहमद जी, केपी चौहान जी, अर्पणा थपियाल जी, सुषमा गर्ग जी, हीरो वाधवानी जी, पूनम श्रीवास्तव जी, सुलेखा मिश्रा जी, दिनेश दवे जी, मधु मेहता जी, दीपशिखा श्रीवास्तव जी, और सरोज शर्मा भारती जी, भूदत्त शर्मा जी, भाई प्रमोद मिश्र निर्मल जी, शालिनी वर्मा जी, रश्मि मिश्रा जी, हरिवल्लभ शर्मा जी, अमूल जी, और डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया जी। इतने नाम तो मैं पढ़ पाया हूँ, हो सकता है नाम छूट भी जाते हैं कुछ, तो जिनके नाम छूट भी गए होंगे उनसे क्षमा चाहूँगा। और आपका मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ देवशील मेमोरियल की तरफ से, और हमारे जितने भी प्रबुद्ध दर्शक जुड़े हुए हैं उन सब की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपने एक अमूल्य समय निकाला हमारे लिए और हमको अपना आशीर्वाद, अपना शुभाशीष दिया। इसी के साथ मुझे लगता है कि आप कार्यक्रम हम समापन करेंगे। जय भारत, जय हिंद, शुभ रात्रि, जय भारत। प्रणाम।